प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपाली शर्मा। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और विदेश के वे सभी करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्व नौसेना कमान में एक नया भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 अधिकृत किया है। यह पूर्वी समुद्री तट पर निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा। यह इकाई स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 हेलीकॉप्टरों का उपयोग करने वाली पूर्व समुद्री तट की पहली नौसेना स्क्वाड्रन है। इसे केस्ट्रियल्स नाम दिया गया है, जिसका मतलब शिकारी पक्षी है, और इनमें अच्छी संवेदी क्षमताएं हैं जो विमान और वायु स्क्वाड्रन की इच्छित भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। स्क्वाड्रन की प्रतीक चिन्ह में एक केस्ट्रियल को दर्शाया गया है जो विशाल नीली और सफेद समुद्री लहरों पर खोज कर रही है, जो स्क्वाड्रन की अभिन्न समुद्री टोही और खोज एवं बचाव भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है। ALH MK3 हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिसमें आधुनिक निगरानी, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर शामिल हैं। हाल ही में सिंगापुर के टी राजा कुमार को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मार्क्स प्लेयर की जगह राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। वह अगले 2 साल के लिए अपनी सेवा का निर्वहन करेंगे। आपको बता दें, वह लंबे समय से वैश्विक आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को फ्रेंच में ग्रुप डी एक्शन फाइनेंसर यानी GAFI के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और नीतियों को विकसित करने के लिए G7 का एक पहल के रूप में की गई थी। वर्ष 2001 में आतंकवाद के वित्त पोषण को शामिल करके इसके जनादेश का विस्तार किया गया था। FATF अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए आतंकवादी वित्तीय पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संबंधित खतरों से निपटने हेतु मानकों को स्थापित करने एवं कानूनी, परिचालन और नियामक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के साथ काम करता है। यह इन क्षेत्रों में राष्ट्र विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने 4 जुलाई 2022 को IIT हैदराबाद परिसर में मानव सहित हवाई वाहन विकसित करने के लिए अत्याधुनिक ऑटोनोमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया। अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उभरता IIT हैदराबाद नवाचार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सहयोग प्रदान कर रहा है। स्वायत्त नौवहन और डेटा अधिग्रहण प्रणाली के विशिष्ट डोमेन क्षेत्र में अंतर विषयीय प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर आवश्यकता अनुसार ध्यान देने के साथ ही यह केंद्र मानव रहित और स्वायत्त वाहनों से संबंधित विभिन्न चुनौतियों के तत्काल समाधान पर जोर देता है। IIT हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों और दूरस्थ नियंत्रण वाहनों के लिए स्वायत्त नौवहन प्रणाली अथवा ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। संस्थान द्वारा जून 2020 में इसे खंड 8 कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। यह एक बहुविभागीय पहल है जिसमें प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्योगों के सहयोग और समर्थन के साथ IIT हैदराबाद में इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और एरोस्पेस, सिविल, गणित और डिजाइन के शोधकर्ता शामिल हैं। यह आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की दिशा में उचित कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता को लेकर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम जारी किए गए। इससे पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई, जो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 पर आधारित है। आपको बता दें, भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल में नवाचार को बढ़ावा देने और नवोदित उद्यमों को अवसर प्रदान करने के लिए देश में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का आयोजन कर रहा है। यह अभ्यास देश में स्टार्टअप के लिए कारोबारी माहौल को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं निवेश समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता की।
वार्ता के दौरान मुक्त व्यापार समझौते की 18 नीतियों पर 52 सत्र आयोजित किए गए। निवेश सुरक्षा और अन्य विषयों पर 7 सत्र आयोजित किए गए। दूसरे दौर की वार्ता में सितंबर 2022 में ब्रुसेल्स में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, भारत और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA करने के लिए वर्ष 2007 में बातचीत शुरू की थी, जिसे आधिकारिक तौर पर BTIA कहा जाता है। BTIA को वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों में व्यापार को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि बाजार पहुंच और पेशेवरों को आवाजाही पर मतभेद को लेकर वर्ष 2013 में बातचीत ठप हो गई। जानकारी के अनुसार यूरोपीय संघ के साथ भारत की द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-2022 में $116 बिलियन से अधिक का था। वैश्विक व्यवधानों के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार ने वर्ष 2021 से 2022 में 43% से अधिक की प्रभावशाली वर्षीय वृद्धि हासिल की। वर्तमान में यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, साथ ही भारतीय निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है। भारत में विदेश निवेश प्रवाह में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी पिछले दशक में 8% से बढ़कर 18% हो गई है, जिससे यूरोपीय संघ भारत में पहला विदेशी निवेशक बन गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। हालांकि हाल ही में जो प्रावधान लागू हुआ है वह पहले से लागू पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधान एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के दंडात्मक प्रावधानों के लिए लागू होंगे। मंत्रालय ने साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास के भय को दूर करने हेतु EPA 1986 के मौजूदा प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव किया है। इसमें कम गंभीर उल्लंघनों के लिए दंड के रूप में कारावास की सजा को हटाना शामिल है। आपको बता दें, EPA 1986 पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालीन आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना और कार्यान्वयन हेतु ढांचा स्थापित करता है और पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियों के लिए त्वरित और पर्याप्त प्रतिक्रिया को प्रणाली निर्धारित करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने और जीवन को आसान बनाना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाने, जीवन को आसान बनाने के लिए सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहलों की शुरुआत की। आपको बता दें, डिजिटल इंडिया भाषणी भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है। भाषणी प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण संसाधनों को MSME स्टार्टअप एवं व्यक्तिगत इनोवेटर्स को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा। हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 प्रकाशित की गई। इस रैंकिंग में लंदन को सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। लंदन के बाद सियोल और म्यूनिख दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। ज्यूरिख तथा मेलबर्न को चौथा और पांचवा स्थान पर रखा गया है। वहीं भारत का सर्वोच्च रैंक वाला छात्र शहर मुंबई है, जिसे वैश्विक स्तर पर 103वें स्थान पर रखा गया है। मुंबई के बाद बैंगलोर 114वें स्थान पर है। चेन्नई और दिल्ली ने सूची में अपनी प्रविष्टियां दर्ज की हैं और उन्होंने क्रमशः 125वें और 129वें स्थान पर रखा गया है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग उन कारकों से संबंधित स्वतंत्र डेटा प्रदान करती है जो छात्रों के अध्ययन के निर्णय लेने हेतु प्रासंगिक है। इन कारकों में विश्वविद्यालयों के मानक, समार्थक, जीवन की गुणवत्ता, उस ज्ञातव्य में अध्ययन करने वाले पिछले छात्रों के विचार इत्यादि शामिल है। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी फॉर डीप डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट दिल्ली स्थित थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से तैयार की गई है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर GST और सीमा शुल्क को कम करने या छूट देने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के साथ साथ उन स्टार्टअप्स को अनुदान देने का भी प्रस्ताव है जो घरेलू स्तर पर हरित हाइड्रोजन समाधान पर कार्य कर रहे हैं। इसके अनुसार सरकार को देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए लागत में कमी करने पर ध्यान देना चाहिए।
ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस है जिसे जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने हेतु एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है। हाल ही में चीन ने अपने पहले नई पीढ़ी के स्वदेशी विमान वाहन पोत टाइप 003 फूजियान का अनावरण किया। अमेरिका के बाद अब चीन के पास सबसे अधिक विमान वाहक पोत है। फूजियान का नाम चीन की पूर्व तटीय प्रांत के नाम पर रखा गया है जो ताइवान के पास स्थित है। फूजियान वर्तमान में चीन द्वारा संचालित 2 अन्य वाहकों में शामिल है, जिसमें पहला शेडोंग है जिसे वर्ष 2019 में कमीशन किया गया है और दूसरा लियोनिंग टाइप 002 जिसे वर्ष 1958 में यूक्रेन से सेकेंड हैंड खरीदा गया। टाइप 003 विमान वाहक पोत अपने पूर्ववर्ती विमानों की तुलना में तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है। हाल ही में चुनाव आयोग ने अगस्त 2022 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। वह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर त्यागपत्र दे सकता है, जो इस्तीफा स्वीकृति होने के दिन से प्रभावी हो जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। साथ ही लोकसभा द्वारा सहमति आवश्यक होती है। इस परियोजना के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस दिए जाने के बाद ही इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला एक असमिया भाषा का एक समाचार पत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा अग्रदूत के स्वर्ण जयंती समारोह समिति के मुख्य संरक्षक रहे। अग्रदूत की शुरुआत असमिया पाक्षिक के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। वर्ष 1995 में इसका नियमित दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन शुरू हुआ और जल्द ही यह असम का विश्वस्त और प्रभावशाली स्वर बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 जुलाई 2022 को मोदी एट 20 ड्रीम्स में डिलीवरी पुस्तक पर विशेष चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पुस्तक मौजूदा प्रधानमंत्री की जीवनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी असाधारण किताब है जिसे वर्तमान कैबिनेट के मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा कई क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर लिखा है। ड्रीम मीट्स डिलीवरी पुस्तक ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित और रूपा द्वारा प्रकाशित है। यह अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल सहित अन्य प्रतिष्ठित लोगों द्वारा लिखे गए 21 लेखों का संकलन है। प्लास्टिक उन सर्वाधिक दबावकारी पर्यावरणीय मुद्दों में से एक बन गया है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सालाना लगभग 35 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता रहा है। नगर निकाय के ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट से लेकर ऑटोमोबाइल कचरे तक देश में उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा वर्ष 2025 तक 3 गुना हो जाने का अनुमान है। कुल प्लास्टिक के 10वें हिस्से से भी कम का पुनर्नवीकरण किया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट में भारी मात्रा में रिसाव देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रयासों के लिए एक प्रबल आह्वान की मांग रखता है। इस संदर्भ में प्लास्टिक अपशिष्ट से जुड़े मुद्दों और समाधानों पर विचार करना प्रासंगिक होगा। अफ्रीकी संघ 9 जुलाई 2022 को अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। अफ्रीकी संघ यानी AU महाद्वीप निकाय है। इसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं, जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से बना है। अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना वर्ष 1963 में अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों द्वारा की गई थी। संगठन का उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। लोकस प्लस ऑफ एक्शन को अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा वर्ष 1980 में अपनाया गया। इस योजना ने सुझाव दिया कि अफ्रीका को अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देकर पश्चिम पर निर्भरता को कम करना चाहिए। वर्ष 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन की जगह अफ्रीकी संघ ने ले लिया, जिसका लक्ष्य महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना था। सरकार की योजना संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास यानी
DESH विधेयक को पेश करने की है। वर्ष 2005 के मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ कानून में बदलाव करेगा, जिसका उद्देश्य SEZ में रुचि को पुनर्जीवित करना और आर्थिक समावेशी आर्थिक केंद्रों को विकसित करना है। SEZ को नया रूप दिया जाएगा और विकास केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा। साथ ही ये उन कई कानूनों से मुक्त होगा जो वर्तमान में उन्हें प्रतिबंधित करते हैं। यह हब घरेलू ट्रैफिक क्षेत्र और SEZ की दोहरी भूमिका निभाते हुए निर्यात उन्मुख और घरेलू निवेश दोनों की सुविधा प्रदान करेगा। सरकार घरेलू बाजार में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर समतुल्य लेवी लगा सकती है, ताकि करों को बाहर की इकाइयों द्वारा प्रदान किए गए करों के बराबर लगाया जा सके। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया। परीक्षा संगम पोर्टल स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE के मुख्यालयों द्वारा छात्रों के लिए जारी की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाएं इस पोर्टल में एक स्थान पर उपलब्ध होंगी। यह पोर्टल परीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं को एकत्रित करेगा, जो स्कूलों और क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE बोर्ड के मुख्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा। यह पोर्टल छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड के परिणामों की आसानी से जांच करने में मदद करेगा। यह CBSE बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। केंद्रीय गृह मंत्री ने 7 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया। उनके शिक्षकों ने भक्ति आंदोलन के संतों को प्रेरित किया और उन्हीं के शिष्य रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। मध्य युगीन संत कवियों अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई की रचनाएं उनके दर्शन से प्रभावित रही। रामानुज सदियों पहले लोगों के सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार रहे और उन्होंने समाज में जाति या स्थिति से परे सभी के लिए मंदिरों के दरवाजे खोलने हेतु प्रोत्साहित किया। वहाँ भी एक ऐसे समय में जब कई जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुँचाया जो इससे वंचित थे। उनका सबसे बड़ा योगदान वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार है, जिसका अनुवाद प्रायः सारा ब्रह्मांड एक परिवार है के रूप में किया जाता है। भारत में न्यायिक प्रणाली भारी कार्य दबाव का सामना कर रही है। मई 2022 तक की स्थिति के अनुसार न्यायपालिका के विभिन्न सत्रों के न्यायालयों में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से लगभग 1,82,000 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच अधिकाधिक लोग और संगठन न्यायालयों का दरवाजा खटका रहे हैं। न्याय विभाग के एक डेटाबेस राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड से उजागर होता है कि दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के बीच न्यायालयों में लंबित मामलों में 27% से अधिक की वृद्धि हुई। अपर्याप्त आधारभूत संरचना के कारण न्यायालयों का बोझ बढ़ गया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मामलों के बैकलॉग की स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में यह विचार करना प्रासंगिक होगा कि भारतीय न्यायपालिका के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है। विश्व बैंक की ग्लोबल फाइंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 7 देशों में शामिल है जहां दुनिया के 1.4 अरब वयस्कों में से आधे औपचारिक बैंकिंग तक पहुंच के बिन रहते हैं। जिन लोगों का किसी वित्तीय संस्थान या मोबाइली मनी सेवा प्रदाता में खाता नहीं है, उन्हें बैंक रहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया भर में 76% वयस्कों का किसी न किसी वित्तीय संस्थान में या मोबाइल मनी प्रदाता के माध्यम से खाता खुला था, जो 2021 में 51% था। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में खाता स्वामित्व पिछले कुछ वर्षों में 63% से बढ़कर 71% हो गया है, क्योंकि पहुंच में वृद्धि हुई है। दर्जनों विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में हाल में खाता स्वामित्व बढ़ा है, जबकि 2021 से 2017 के बीच ज्यादातर वृद्धि चीन या भारत में देखी गई। वहीं उप सहारा अफ्रीका में मोबाइल मनी ने बड़े पैमाने पर खाते के स्वामित्व में वृद्धि की है। दोस्तों, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नए करंट अफेयर्स के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।